आंखों में नमी, दिल में है गम, सिलेबस है ज्यादा, टाइम है कम। ऐसे ही कुछ अब तुम्हारे साथ भी हो रहा है ना, कि दिल में रोने का मन कर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे, क्यों गिर रहे? मिस बहुत कम टाइम बच गया और अब तक इतना सारा पढ़ना है। तो अब जो धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हो आप लोगों के लिए, ध्यान से बेटा, यही टाइम है, उठ जाओ, नहीं तो अगर ऐसी हालत हो गई ना कि आंखों में नमी, दिल में गम रहता चला जाएगा, रिजल्ट आएगा और ऐसा गंगा बहेगा कि भाई बाढ़ को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस बाढ़ को रोकना है तो अभी से जो समझा रही हूँ करना स्टार्ट कर दो। लास्ट के 2 महीने फटाफट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फैब आने से पहले शॉर्ट रिविजन देती जाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगी, चैप्टर पे डिस्कशन नहीं करूंगी, ऐसी चीज पढ़ाऊंगी जो सीधा सीधा पढ़ के मार्क्स फिक्स कर लो। तो आज का जो मैं चैप्टर टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके 12th स्टैंडर्ड ओसी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको अगर आपने कर लिया तो बोर्ड एग्जाम के आपके 80 मार्क्स के पेपर्स में से 4 मार्क्स तो फिक्स हो गए। देखो अभी क्या लगता है ना हम लोग को, अरे 4 मार्क्स क्या है, ठीक है मिस, बेटा 4 मार्क्स करके ही अपने मार्क्स बनेंगे। कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का, कोई 6 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, कोई 6 मार्क्स का, ऐसे ही अपना पेपर बनने वाला है। तो हर 4 मार्क्स मेरे लिए जरूरी है और हर एक क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लिख के ले लो, फिक्स है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एग्जाम के बाद आकर इसी चैनल पे आके कमेंट करके जाना कि मिस सही बोला था, जो बोला वो आया और ये आएगा ही आएगा। तो क्या है वो 4 मार्क्स, ध्यान से देखो। पहले ही मैंने ओसी के अंदर आपको बताया था 2 चैप्टर, कितना, सिर्फ 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर अगर उठा लिया ना तो आराम से 80 में से 40 के ऊपर क्रॉस हो गया। आराम से ये 3 चैप्टर आपको 40 प्लस लेके जाता है। और इसके अंदर भी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा। इस चैप्टर में से एक 4 मार्क्स का आपको आता है डिस्टिंग्विश, बहुत फिक्स है, लिख के ले लो, आना ही आना है। और आज सारे डिस्टिंग्विश को मैं इतने शॉर्ट में समझाऊंगी कि अगर इस डिस्टिंग्विश को पढ़ लिया ना तो इस डिस्टिंग्विश को लेने के बाद इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आंसर भी आप लिख सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर डिस्टिंग्विश पढ़ लिया तो मेरा क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो गया। ऐसा क्या? ऐसा बेटा, ऐसा ही है अपने को। तो ध्यान से सुनना भी आज आपको क्या समझा रही हूँ और आपके लिए क्या करना जरूरी है। बहुत सिंपल में सारा चैप्टर एक शॉर्ट समरी के डिस्टिंग्विश में आपको मैं कंप्लीट कर दूंगी, जिससे इस चैप्टर का जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगा और आराम से ये 5 पॉइंट्स, सिर्फ 5 पॉइंट्स करके आप आराम से 4 मार्क्स अपने लिए सिक्योर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर है वो कौन कौन से टॉपिक पे, तो टोटल आप देखते हो 6 टॉपिक्स है इसके अंदर। क्या क्या है? प्लानिंग, किसी चीज को प्लान करना है, जो प्लान किया उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो अब मैंने चीजों को अरेंज कर लिया, अब उस चीज को काम के करने के लिए मुझे स्टाफ चाहिए, तो स्टाफिंग करना। अब जो स्टाफ को मैंने अपॉइंट किया कि भाई तुमको काम करना है, फिर मुझे उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको मार्केटिंग करना है, तुमको फाइनेंस संभालना है, तुमको सारे इंटरनल सोर्सेस को देखना है, तो वो मैं डायरेक्ट करूंगी। जिसको मैंने काम दे दिया उसके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। अब मैंने उसको बोल दिया भाई तुझे ये काम करके कल देना है, तुझे इवेंट मैनेजमेंट है, कल तक मेरा 100 प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक जाना चाहिए। अब मैंने उसको, मैंने एक एग्जांपल हो कि मिस्टर ए को मैंने काम पे रखा, उसको बोला कि कुछ भी करके तुमको 100 प्रोडक्ट 1 महीने में बेचना है। अब मैं क्या करी, 1 तारीख को मैंने इसको बोला था और सीधा 30 तारीख को उसको बोलती चल बता प्रोडक्ट बेचा कि नहीं, बोलेगा नहीं बेचा। तो इसमें तो एक्चुअल लॉस मेरा है ना। कोऑर्डिनेट करना है, टाइम टू टाइम पूछना है भाई तुझे एक टारगेट दिया था, तू कर रहा है कि नहीं, काम चल रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर कंट्रोल करके चलना जरूरी रहता है। तो आपको 5 पॉइंट्स जो है टोटल ये डिस्टिंग्विश के 5 पॉइंट्स करने, आपके सिलेबस में से जो मेन 5 पॉइंट्स है उनको मैंने निकाला जो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको सबके मीनिंग्स करना है। अब देखो ये एक पॉइंट कर लिया ना, तो इन टॉपिक में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप उसके मीनिंग्स लिख सकते हो आराम से। कोई भी टॉपिक इसको पढ़ लो, सारे टॉपिक्स के मीनिंग्स रेडी। मतलब अगर प्लानिंग का फीचर पूछा तो हमको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, उसका डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप ये वाले पार्ट आराम से लिख सकते हो। तो प्लानिंग क्या बोल रहा है? प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज टू डू दैट, और जो करने वाला है वो कौन करेगा। क्या पढ़ना है प्लानिंग में? सिंपल, प्लानिंग इज ऑल अबाउट हाउ टू डू, व्हेन टू डू,
हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू दैट, कि भाई कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये खत्म हो गया ऑर्गेनाइजिंग। It is a process of defining grouping activities of the enterprise, establishing the authority relationship. ये काम होता है जहां पे मैं सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो भी मेरे दिमाग में मेरे प्लान करके रखा है, कि अभी सोचो, एक एग्जांपल देखो, एक पानी पूरी इडली वाला इडली बनाता है, वो रात को सोच रहा है कि मुझे अब मेरे बिजनेस करने का सोचा, मैंने क्या सोचा, इडली बना के बेचूंगी। अब इडली के लिए मेरे को करना क्या चाहिए, मेरे को मशीन चाहिए, मेरे को आटा चाहिए, मेरे को सारे चटनी के लिए ये सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें मैं क्या कर रही हूँ, अब उसको प्रॉपरली मैं ऑर्गेनाइज करूंगी कि मुझे कल जाकर जब इडली बनाना है तो इडली के आटा चाहिए, चावल चाहिए, चटनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज। तो इट इज अ ग्रुपिंग एक्टिविटी जो एक एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप में। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि किसी को जॉब पे रखना, रिक्रूट करूंगी। सिलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है उसको फिर मैं ट्रेनिंग दूंगी कि भाई अब ऐसा तो नहीं कि कोई काम पे आएगा आज चल करना स्टार्ट कर दे, भाई हर कंपनी नहीं होती, हर कंपनी का तरीका अलग होता है काम करने के लिए। तो जब आप अपनी कंपनी में किसी को रखते हो तो आपको अपनी कंपनी का तरीका उसको बताना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, उस चीज के लिए ट्रेनिंग दोगे। उसके बाद डायरेक्टिंग इज गाइडेंस ऑफ इंस्पिरेशन और लीडरशिप। मैंने पहले ध्यान से समझो, एग्जांपल देखो, एक आंटी को मैंने बोला कि आंटी मेरे को ना सोच रही, मेरे को ना अभी कल से थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आंटी ने मेरे को हंस के बोलने लगी, अरे क्या तू भी बोलती है, क्या बिजनेस स्टार्ट करेगी। बोला आंटी मैं सोच रही हूँ कल से थोड़ा सा इडली का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, आंटी बोला अच्छा इडली का बिजनेस करना है, चल ठीक है। मैंने अच्छा आप आइडिया दो ना क्या कर सकते हैं। आंटी ने बोला देख सबसे पहले तो तेरे को इडली का मशीन लगेगा, फिर तेरे को कंटेनर लगेगा जिसके अंदर सब सामान वामान तू लेके जाएगी। तो तू पहले वो जो भी चीजें तेरी, जो भी इडली के लिए चटनी चाहिए, मिर्ची चाहिए, फिर तेरे आटे चाहिए, जो भी सारी चीजें पहले वो ले ले। फिर आंटी ने को मैंने पूछा अच्छा, मैंने दूसरे दिन मिली आंटी, आंटी बोला आंटी सब सामान तो रेडी हो गया, अभी आगे क्या। तो आंटी ने तो अकेले कर लेगी, इतना बना लेगी। बोले अरे हाँ आंटी ये तो प्रॉब्लम है, मतलब पीसना भी रहेगा बनाना भी। तो एक काम करते, आंटी ने बोला चल ठीक है, एक काम कर तू जो भी कमाई है ना थोड़ा सा उसमें से मुझे भी सैलरी देना, मैं तुझे हेल्प करती हूँ। फिर वो भी हो गया। फिर आंटी ने बोला कि अभी बोलना कि कल सुबह जाकर कुछ भी करके सुबह सुबह मेरे को इडली बेचना है। अब ये मैंने बोल दिया आंटी आप ये पेस्ट रेडी करो, मैंने को करना है, मैं आती हूँ 6 घंटे बाद। आंटी को बोलती हूँ आंटी पेस्ट रेडी हो गया, आंटी ने बोला बेटा पेस्ट रेडी, चलो इडली बनाना अभी स्टार्ट करते। इडली में क्या हो गया, मेरा भी रेडी हो गया। इडली रेडी होने के बाद अब धीरे 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 मैं सारा सामान लेकर मार्केट में जाऊंगी और उसको बेचना स्टार्ट कर दूंगी। तो पहले मैंने प्लानिंग किया आंटी के पास, उसके बाद मैंने उनके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया, फिर आंटी को भी बोल दिया भाई दिमागदार इंसान अपने साथ काम करे, तो स्टाफिंग कर लिया। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट किया कि आप इडली का पेस्ट बनाओ, मैं क्या करती हूँ चटनी बनाती हूँ, कोऑर्डिनेट करके काम किया और सारा का सारा कंट्रोलिंग करके लास्ट में जो मुझे चाहिए था इडली बनाकर बेचने, मैं चली गई बेचने। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। मेरा वो पूरा प्रोसेस जो था, जहां मैंने सोचा था कि सुबह बनाकर इडली बेचना, पूरा रेडी हो गया, सामान रेडी हो गया, अभी मैं जाकर उसको आराम से बेच सकती हूँ। समझ में आ गया, मीनिंग क्लियर हो गया। तो आपके अगर एक क्वेश्चन आंसर में भी ये पार्ट आता है तो यही मीनिंग वाला पार्ट आप बहुत आराम से लिख सकते हो। क्या पढ़ना है, पहला प्लानिंग, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू दैट एंड हाउ टू डू दैट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या ध्यान रखने का, ध्यान में रखने का। ग्रुपिंग एक्टिविटी, पहला क्या है, ग्रुपिंग एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्या ध्यान रखना है, इट इज अ ग्रुपिंग एक्टिविटी एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। Planning, what to do, how to do, when to do and who is to do that. Second, organizing, grouping activities, establishing the direct relationship or establishing the authority and relationship. Staffing, staffing क्या होता है, recruitment, selections and development training program. Recruitment, selection, development, training, compensation of subordinate मैनेजर, कि भाई सबॉर्डिनेट मैनेजर को पहले मैं सिलेक्ट करूंगी, फिर उसको लेकर आऊंगी, लेकर आने के बाद उसको ट्रेनिंग दूंगी। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग इज अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन की परसुएट, कि भाई ये इसमें याद रखना क्या है कि एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, एफर्ट टू प्रोवाइड कि जो मैंने सोचा है वो एक साथ मिलकर, मतलब खाली मैंने उसको काम बोल दिया चल भाई तू जाके कर, जैसे मिस्टर ने बोला कि 1 तारीख को बोला कि भाई इस महीने के अंदर 100 प्रोडक्ट बिकना चाहिए, सीधा 30 तारीख को आके बता चल बता बिका की रही, भाई ये काम नहीं है, तुमको कोऑर्डिनेट करना है, तुमको उससे 30 दिन तक हर 3 दिन के बाद पूछना है कि भाई क्या चल रहा है, सही है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कोऑर्डिनेट करके चलना और लास्ट में जो भी मैं चाहती थी वो एक साथ लेकर मुझे उस अचीव गोल को मेरे अचीव करना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो मैंने सोचा उसमें मेरा एम क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। पहला प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में इसीलिए करीब सिंपल,
मीन्स टू अचीव दिस गोल। प्लानिंग क्या है? मीन्स टू अचीव दिस गोल। जो गोल जो दिमाग में मेरे चल रहे कि मुझे ये काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, उसको पाने के लिए पहले प्लानिंग। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे को बोर्ड एग्जाम में 90 लाना है, 90 लाना है, तो वो 90 लाने के लिए मेरा गोल क्या है? 90। तो वो 90 के लिए पहले मैं क्या करूंगी? प्लानिंग करूंगी। उसके बाद आइडेंटिफाई टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। इसमें क्या करती हूँ मैं? ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी मेरी चीजें मैं आइडेंटिफाई करूंगी। अच्छा 90 लाना है मेरे को, ये सब्जेक्ट के अंदर ये 4 चैप्टर पहले अच्छे से करना है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसको पहले कंप्लीट करना है। तो जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है, जितनी भी चीजें, उसको मैं एक साथ लाकर पहले रखूंगी। फिर राइट पीपल, राइट एट राइट पोजिशन, राइट टाइम। सही क्लासेस, सही चैनल, सही चीजें लेकर मैं अपने एजुकेशन को बेस्ट करूंगी। मतलब एक पर्सन जिसने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर, वो आता है बोलता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैंने एमबीए मार्केटिंग किया। कंपनी बोलती है अच्छा मार्केटिंग क्या है, ठीक है मार्केटिंग में तो हमारे पास जॉब नहीं, काम कर तो अकाउंटेंट का काम कर ले। अब जिसने पढ़ाई मार्केटिंग की है, अगर उस बंदे को अकाउंटेंट बैठा दिया तो नुकसान किसका होने वाला है? कंपनी का, क्योंकि कंपनी लॉस में जाती रहेगी और ये दिखाता रहेगा प्रॉफिट, और कंपनी प्रॉफिट कमाती रहेगी तो खुद के जेब में दिखा डाल के बोलता रहेगा लॉस। तो सही पर्सन, राइट पर्सन, इसके अंदर मेन क्या है? राइट पोजीशन एट राइट टाइम। मतलब इसके अंदर सेम एक ही चीज रखना है कि वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि राइट पीपल एट राइट जॉब, राइट पीपल एट राइट जॉब, कि सही इंसान सही काम पे सही जगह पर मिलना चाहिए। तो राइट पीपल, राइट पर्सन एट राइट जॉब, ठीक है। टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट गेट द थिंग्स इन द डायरेक्ट। डायरेक्टिंग मतलब क्या? जो मैंने बोला मैं डायरेक्ट करूंगी कि भाई तुमको ये टाइम तक काम करके कंप्लीट करना है। अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो अपनी मर्जी का करेगा, आगे बोल देगा नहीं हुआ, अरे वो ना बोल के चला जाएगा, नुकसान किस काम? मेरा। तो उसको डायरेक्ट करना कि भाई ये काम टाइम टू टाइम सही तरीके से तुझे करके देना है। फिर आता है अपना कोऑर्डिनेटिंग, हार्मोनी एफर्ट टू एम्प्लॉयज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। और मुझे एंश्योर करना है कि उसके ऊपर सारा प्रेशर नहीं चाहिए, मैं टाइम टू टाइम उसको कोऑर्डिनेट करूं। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, चल ठीक है मैं हैंडल करके देती हूँ, कोई इश्यू तो नहीं, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करूंगी तो उसको भी लगेगा अरे हाँ मुझे कंसर्न लिया, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक हार्मोनी, एक पीस बनता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग, एंश्योर द ऑब्जेक्टिव अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। और कंट्रोलिंग में एक ही चीज देखना है कि जो मैंने स्टार्ट किया था प्लानिंग से, जो सोच के शुरू किया था, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग के बाद आने पे, कोऑर्डिनेटिंग से कंट्रोलिंग के पे आने के बाद जो मैंने प्लान किया था वो मेरा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आ गया? क्या किया प्लानिंग में? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर दो वर्ड याद रखो, क्या? ग्रुपिंग एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑटोनॉमी ऑफ रिलेशनशिप अमंग दी देम। क्या बोला मैंने? पहला ग्रुपिंग एक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। ग्रुपिंग एक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी। देखो मैंने क्या बोला, आपके आंसर में कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर आपने वो वर्ड्स लिखा और फिर सेंटेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट किया तो मार्क्स कटते नहीं है। तो सेम चीज है स्टाफिंग के अंदर, क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है स्टाफिंग में? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। फिर डायरेक्टिंग के अंदर क्या आता है? गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू द सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटिंग के क्या आता है? अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द यूनिटी ऑफ दैट एक्शन। कंट्रोलिंग क्या आता है? स्टेप टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट व्हिच हैज बीन प्लान। फिर यहाँ पे प्लान क्या आता है? मीन्स टू अचीव दैट गोल। प्लान में जो बना रही हो इसलिए ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सारे, ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर। स्टाफिंग क्या होता है? राइट पर्सन, राइट पीपल एट राइट जॉब। डायरेक्टिंग क्या होता है? गेट द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही टाइम पे सही काम होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? एम्प्लॉयज, क्रिएट द हार्मोनी ऑफ द एम्प्लॉयज एट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग की भाई जो प्लान किया था वो मुझे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर। ये क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। प्लानिंग कभी भी बंद नहीं होता है। आज किया, चलो आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीना में बहुत कमा लिया, अब बनना प्लानिंग नहीं। जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक हमारा ब्रेन चल रहा है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलेगी। कोई भी बिजनेस होने दो, स्टडीज होने दो, आपके दिमाग में। तो ये क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। इट टेक प्लेस टिल ऑल द टाइम ऑफ रिसोर्सेज आर कलेक्टेड और अरेंज। ये कैसा होता है? मैं यहाँ पे भी प्लानिंग, यहाँ पे भी प्लानिंग, प्लानिंग हर जगह चलेगा।
बट ऑर्गेनाइजिंग कब होता है, जब तक मेरे सारे रिसोर्सेस एक साथ आ गए। जैसे कि एग्जांपल, मैंने सोचा कि कल मुझे ये खाना बनाना है, वो प्लानिंग चल रही है। अब वो खाना बनाने के लिए आपने सोचा, चलो खाने के लिए आपके एग्जाम के, आपने सोचा कि भाई मेरे को कुछ भी करके ना दिसंबर के एंड तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, आइए आप प्लान करो। अब अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर रोज आप एक टारगेट बना रहे हो, आज 2 चैप्टर, कल 3 चैप्टर, कल 4 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। तो जो आपका ऑर्गेनाइज, जो आपके रिसोर्सेज थे, आपने सोचा था ये पढ़ने के लिए यहाँ से 21 सेट ले लिया, ये ले लिया, बुक्स ले लिया, सारी चीजें एक साथ लेकर अब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, तो ये क्या हो गया, सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके एक साथ मैंने रख दिया। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, सेम पॉइंट है, और इसमें भी आप सेम चीज ले सकते हो। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बट डील्स विद द एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या है, स्टाफ, मेरे को हमेशा स्टाफ रखना पड़ेगा ना। प्लानिंग में क्या है, कंटिन्यूअस, पर वो मेरे ब्रेन में चल रहा है। स्टाफिंग, स्टाफ में मैं ह्यूमन एम्प्लॉयज करूंगी ना, अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करूंगी, तो जब एम्प्लॉयज को अपॉइंट करूंगी तो वो मेरे ब्रेन में कंटिन्यू प्रोसेस है। बट वो कंटिन्यू प्रोसेस किस चीज में हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं। मैं एम्प्लॉयज को अपॉइंट करूंगी, ये मेरा कंटिन्यूअस। एक छोड़ के गया तो फिर दूसरे को रखना पड़ेगा, वो छोड़ के गया तो नेक्स्ट को रखना पड़ेगा। इसमें भी देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल, सेम है। देखो ये पॉइंट आपको सेम दिखेगा, क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये आपका आता है कंट्रोलिंग, और यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो 1 2 3 4, चार में सेम पॉइंट है, क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, continuous process with the employees, continuous process for achievement of the goals, कि डायरेक्ट करने के लिए मेरे को, आज मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया, बहुत काम करवाया, दिसंबर मंथ में बहुत सारे काम करवा लिए, जैसे ही जैन आया, अब चलो भाई तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं अगर आराम करूंगी तो वो भी आराम करेंगे। तो अपने एम्प्लॉयज को हर वक्त मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई काम करते रहो, तुमको ये करना है, तो उनको कैसे काम करना है, कब करना है, क्या करना है, ये चीज डायरेक्टिंग, जब तक अपना बिजनेस है तब तक हमको ये करना पड़ता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, किस लिए, कि सारे कोऑर्डिनेट करना, सारे मैनेजर लेवल्स पे, चाहे टॉप पे, मिडल पे। मैनेजर लेवल क्या होता है, टॉप मिडल लेवल, कि भाई टॉप वाला मिडल को कोऑर्डिनेट करेगा, मिडल वाला ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसको कोऑर्डिनेट, तो ये हमेशा चलता रहेगा। टॉप वाला मिडल को बोलेगा भाई काम करवा के ले, मिडल वाला लोअर को बोला भाई काम करके दे। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनेजरियल लेवल होता है, एंड इट इज द प्रोसेस स्टार्ट वंस विद एक्चुअल प्लान्स इज एग्जीक्यूटेड। और एक बार जो मैंने प्लान किया था, अगर वो अचीव हो गया तो ये जाकर कोऑर्डिनेटिंग पे खत्म होता है। मतलब जो शुरू किया प्लानिंग से, वो आकर लास्ट जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट होता है, कंट्रोलिंग पे आके जब मेरा प्लान कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन करता है, टॉप लेवल वाला करता है। इसमें टॉप और मिडल दोनों होता है। देखो ये कौन कर रहा है, टॉप, इसमें टॉप भी आएगा और मिडल भी आएगा। इसमें कौन है, मिडल लेवल। टॉप लेवल खाली प्रमोशन और कंपेंसेशन का काम करता है। कभी भी कंपनी का अंबानी खुद बैठ के अपनी कंपनी में किसको जॉब पे रखना है वो डिसाइड नहीं करते। हाँ, जो अच्छा काम करे उसको प्रमोशन देने का वो काम करेंगे, बट जॉब पे किसको रखना है ये HR, सेल्स हेड होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, टॉप, यहाँ पे टॉप एंड मिडल। यहाँ पे मिडल, टॉप कब आता है, जब उसको कुछ प्रमोशन देना है। यहाँ पे भी कौन है, मिडल। यहाँ पे सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप वाला काम बोलेगा मिडल को, मिडल वाला बोल रहा है लोअर को, तभी तो काम होगा। और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी उसका रिस्पॉन्सिबल टॉप और मिडल है। तो क्या था, टॉप, टॉप मिडल, 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 ऑल लेवल एंड टॉप एंड मिडल। क्योंकि कंपनी अचीव जो करेगी तो टॉप वाला जब प्लानिंग करेगा मिडल वाले को बोलेगा, तब मिडल वाला लोअर लेवल से करवाते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, ये दिख रहा है यहाँ पे कॉमन पॉइंट कैसे जा रहा है। तो कैसे, प्लानिंग में टॉप, प्लानिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, सोचा, सोच के फिर ऑर्गेनाइज करूंगी, तो टॉप और मिडल दोनों। स्टाफिंग, स्टाफिंग में टॉप वाला नहीं आता है, खाली प्रमोशन देने आएगा, कौन आएगा, खाली मिडल वाला आएगा। उसके बाद क्या आता है आपका, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर कौन आएगा, मिडल लेवल डायरेक्ट करता है कि एम्प्लॉयज को कैसे काम करना है, टॉप वाले ने मिडिल को बता दिया पहले। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग, हर कोऑर्डिनेट कैसा होता है, टॉप वाला मिडिल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिडिल वाला लोअर। तो ये कोऑर्डिनेटिंग तो कंटिन्यूअस है ना, सारे लेवल्स में कोऑर्डिनेट हो रहा है, टॉप मिडिल, मिडिल लोअर, लोअर को कुछ बोलना है तो मिडिल से बोलेगा, मिडिल को कुछ बोलना है तो टॉप। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता चला जाएगा। और लास्ट में टॉप एंड मिडल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज, कि सारी एक्टिविटीज जो रही है यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, बहुत इजीली हम लोग ने कंप्लीट कर दिया।
नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर आता है 3 फैक्टर्स, ऑर्डर्स एंड रिसोर्सेज। देखो इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर, मेरे को कंपनी के अंदर किसको रखना है, कंपनी के बाहर मार्केटिंग कैसे करना है, ये दोनों फैक्टर सोचेंगे। सेम इसके अंदर भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को देखूंगी, कंपनी के अंदर क्या क्या सामान चाहिए, कंपनी के बाहर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। फैक्टर्स में क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसमें इज विद द इंटरनल। स्टाफ क्या होगा, क्या स्टाफ अपनी कंपनी के बाहर रखोगी, नहीं, स्टाफ कहाँ अपॉइंट होता है, कंपनी के अंदर, तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर का लेना देना नहीं है। इसमें क्या आता है इंटरनल। डायरेक्टली कनेक्ट, अब डायरेक्ट किसको करूंगी कि बाहर जाके कस्टमर को बोलूंगी ए भाई तू ऐसा कर, नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट किसको करती हूँ, मेरे एम्प्लॉयज को, कि भाई तुमको ये काम करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट किसको कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ध्यान से सुनो, प्लानिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर कैसे काम करना है कंपनी के अंदर, और कंपनी के बाहर कैसे काम करना है, किससे सामान लेना है, कैसे मार्केटिंग करना है, किसके साथ बिजनेस करना है, वो भी इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज इंटरनल चीजों को भी मैनेज करना रहता है, बाहर भी स्टाफिंग कंपनी के अंदर या एम्प्लॉय चाहिए तो इंटरनल है। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर जो रहता है मैं डायरेक्ट कंपनी के अपने एम्प्लॉयज को करूंगी, बाहर के लोगों को डायरेक्ट करते नहीं है। एंड इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर। और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोल, अब क्या बाहर की पब्लिक को मैं कंट्रोल करूंगी, नहीं, कंट्रोलिंग किसको की जाता है, जिसको मैंने अपॉइंट किया है। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जब मेरे दोनों प्रॉपर होंगे तब जाके सही एक्शन मिलेगा और मैं अपने पॉइंट्स को अचीव कर पाऊंगी। समझ में आ गया। तो इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों मैटर करता है। कॉमन पॉइंट क्या निकला, ये इसमें भी सेम लिखोगे, इसमें भी सेम आएगा और इसमें भी सेम आएगा, क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों की जरूरत होती है। बाकी सब में आप देखोगे तो कौन सा फैक्टर है, सिर्फ इंटरनल। मतलब अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों के अंदर क्या आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल। और अगर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है, कोऑर्डिनेटिंग आता है, तो इसके अंदर क्या आएगा, इंटरनल। ध्यान से ध्यान रखना, फैक्टर्स, फैक्टर्स प्लानिंग इंटरनल एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल, स्टाफिंग इंटरनल, डायरेक्टिंग अंदर वाले को समझाऊंगी, कोऑर्डिनेट अंदर वाले से कर लूंगी, कंट्रोलिंग अंदर भी करना और बाहर भी करना। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर, इट इज द फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट। ऑर्डर सबसे पहले ये होता है, इसके बाद मैं प्लानिंग करती हूँ। देखो कैसे लिखने जाए, इसमें लिख दो फर्स्ट, it based on planning, it based on organizing, it based on organizing and staffing, it based on important organizing which follow the planning, जो organizing में क्या प्लानिंग को करेगा। और ये सबसे लास्ट प्रोसेस है। कैसे आता है, पहले प्लानिंग करूंगी, फिर जो प्लान किया उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर जो ऑर्गेनाइज किया है, जो भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से मैं स्टाफिंग करूंगी, फिर स्टाफ के बाद मैंने जो जो प्लान ऑर्गेनाइज करके सोचा था, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज किया था वो मैं अपने प्लानिंग के हिसाब से फॉलो करूंगी। और यहाँ पर आकर कंट्रोलिंग पे आकर मेरा सारा ये पॉइंट एंड होता है। रिसोर्सेस, इसके अंदर डन एज पर द रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, मेरे पास जो भी चीज है, मेरे पास जितनी भी चीजें, मैं उसके हिसाब से इस प्लानिंग को करती हूँ कि भाई मेरे पास ब्रेन मैंने यूज कर लिया, मेरे पास जो भी पैसे है, मेरे पास अगर 4 लाख के तो मैं बिजनेस 4 लाख के बजट से करूंगी, मेरे पास 25 लाख के तो मैं 25 लाख के, तो मेरे पास जैसा रिसोर्सेस है उस हिसाब से प्लानिंग होता है। डायरेक्टिंग के अंदर मुझे पैसा, मतलब मनी तो चाहिए, पर्सन चाहिए जिसके साथ काम करूं, मटेरियल, मशीन, जो जो चीजें मैंने प्लान की है वो सिस्टमेटिकली मैं उसको अरेंज करती हूँ। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करती हूँ, देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। तो इसके अंदर क्या, प्लानिंग के अंदर क्या, जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसको यूज करूंगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज में क्या, पर्सन किसको काम पे रखना है, किसको कितना पैसा देना है, कौन सी मशीन खरीदनी है, कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑर्गेनाइज करूंगी। यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज करूंगी, एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या होंगे, एम्प्लॉयज, मुझे मेरी कंपनी में किसको रखना है मैं वो डिसाइड करूंगी। उसके बाद जिसको मैंने रखना है उसको मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट करूंगी, देख भाई तुझे काम किया, तुझे ये काम ऐसे ऐसे करके करना है। फिर यहाँ पे आता है कंट्रोल, ये किसको कंट्रोल करूंगी, भाई देखो ये सिंपल, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट करेंगे, फिर इनको गाइड करेंगे और कंट्रोल भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट आपके लिंकअप, और लास्ट में जितना भी मैंने रिसोर्सेज किया था अपने गोल को अचीव करने के लिए मैं वो कर लूंगी। तो बेसिक अगर आप एक पॉइंट देखते हो, तो अगर सीक्वेंस आप देखते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो आपको क्या दिखेगा, प्लानिंग में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में पैसा, घर,
पैसा, जमीन, मैन, मटेरियल, सारे रिसोर्सेज को जमा करूंगी। स्टाफिंग में एम्प्लॉयज को अपॉइंट करूंगी। डायरेक्टिंग में उन्हीं एम्प्लॉयज को बोलूंगी भाई तू काम कर। वो जो काम करने के बाद डायरेक्ट करूंगी कि भाई वो जो काम करे, कोऑर्डिनेट करूंगी कि जो उनको काम दिया वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ताकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। और लास्ट में जितना भी प्लान मैंने किया था प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, वो सब अचीव मेरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे देखूंगी। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 6 पॉइंट्स के अंदर 4 मार्क्स के लिए मैं आपको 6 पॉइंट्स बोलती हूँ कि आप लिखो, इसलिए क्योंकि 5 पॉइंट्स अगर लिखते हो तो भी ठीक है, बट इफ इन केस अगर कुछ पॉइंट्स आपके मिस्टेक्स होते तो आपको कवर अप होता है। तो ये 6 ऐसे पॉइंट्स है जो सबसे बेसिक्स और सबसे इजी तरीके से आप ले सकते हो। फटाफट एक शॉर्ट, क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। ऑर्गेनाइजिंग, grouping activities, establishing authority and responsibility. Grouping activities, establishing authority and responsibility. Staffing, recruitment, selection and development training program. Directing, directing क्या होता है, guidance and inspiration to those men who have constituted the real. Directing the person who have the constituted the real cast of responsibility of management. Coordinating, arrangement for the help of group of effort for providing unity. Arrangement for the group of activity for providing unity in action. Controlling, ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट। कंट्रोलिंग में क्या, एक्चुअल रिजल्ट। ये क्या होता है, प्लानिंग, अचीव द गोल्स। इसमें क्या हो रहा है, मेरा और एम क्या है, गोल को अचीव करना है। इसमें सारी चीजों को एक साथ लेकर आना, बोला ना, सारी चीजों को एक साथ लेना है। इसमें सही पर्सन को सही जॉब के लिए रखना है, फिर सही पार्ट टाइम पे उससे काम करवा के लेना है, और एफर्ट एम्प्लॉयज को शांति से काम करने के लिए टाइम टू टाइम उनसे बात करने का है। ऑब्जेक्टिव, जब सारा काम हो गया तो गोल्स को अचीव करना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा करना है, कंटिन्यू। ये जब तक सामान मेरे पास अरेंज नहीं होगा तब तक, जब एक बार सारा रिसोर्सेस मिल गया तो ये काम खत्म। स्टाफिंग, आज एक एम्प्लॉय क्या, कल दूसरे की जरूरत, कब मेरा बिजनेस बढ़ा है 10 एम्प्लॉयज है, बिजनेस बढ़ा 20 एम्प्लॉयज की जरूरत। स्टाफिंग क्या है, कंटिन्यूअस। आज कोई आता है जॉब छोड़ा आया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग, जब तक बिजनेस है तब तक मुझे मेरे एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, टॉप वाला मिडिल को करेगा, मिडिल वाला लोअर को करेगा, लोअर वाले को प्रॉब्लम है मिडिल के पास जाएगा। एंड कंट्रोलिंग की सारा एक्चुअल प्लान होने के बाद उसको अच्छी, देखो लास्ट वाले में एक ही चीज ध्यान रखो, इसमें बार बार ये आएगा, start once and actual plans, it start once actual plans are executed, start once actual plans are executed, इसी पे खत्म होगा। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मिडल, 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 टॉप, मिडल, लेवल, तीनों आएंगे। टॉप, टॉप, मिडल, 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 फिर तीनों आएंगे और लास्ट में आ जाएगा टॉप एंड मिडल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई जो भी चीज किया वो प्रॉपर अचीव किया या नहीं। फिर आता है फैक्टर, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल एंड इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल, इंटरनल एंड इंटरनल एक्सटर्नल। इसके अंदर क्या आएगा, पहला फंक्शन है, इसको फॉलो करता है प्लानिंग को, फिर ये वाला ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग है ना, तो ये प्लानिंग को फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग दोनों को फॉलो करेगा, और ये ऑर्गेनाइजिंग में जो जो एलिमेंट है उसको लेकर लास्ट में यहाँ पर आके ये पॉइंट खत्म हो जाता है। प्लानिंग, ये जैसा मेरे पास रिसोर्सेस है उस हिसाब से करूंगी, इसमें मैन, मटेरियल, मशीनरी को ज्वाइन करूंगी, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेस को करूंगी, ह्यूमन रिसोर्सेस के बाद जो मेरे एम्प्लॉयज है जिस हिसाब से मुझे यूज करना है वो यूज करूंगी, और यहाँ पे उनको कंट्रोल करूंगी, और लास्ट में मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है खत्म। और इस पॉइंट के साथ, ये 6 पॉइंट्स के साथ आपका 4 मार्क्स यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो बिना टेंशन के आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको समझो, क्लियरली कॉन्सेप्ट को देखो और एक सिंपल एलिमेंट्स में इसको खत्म करो। समझ में आ गया? तो आज का यहाँ पे 4 मार्क्स फिक्स वाला टॉपिक में खत्म। फिर नेक्स्ट और 4 मार्क्स कैसे या 6 मार्क्स 8 मार्क्स स्कोर करना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक पढ़ाई करो, एफर्ट डालो और मन के गम और आंखों के आंसुओं को जरा रोक कर पढ़ाई पे फोकस करो। बेस्ट ऑफ लक।